प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण में किसानों की कहानी बीज की जुबानी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि पुराने समय में किसान अपने बीजों को कैसे सुरक्षित रखते थे और किस प्रकार खेती करते थे। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के एक सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाई तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के बान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्यौहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता था। सूखी लौकी को मिट्टी में लपेटकर और रखा जाता था। दामजी भाई ने बीजों को कैसे सुरक्षित रखा, अब हम समझेंगे। दामजी भाई ने बीजों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे छोटे खनों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा बनवाया और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्ती डाली। सबसे पहले बाजरे का बीज कहाँ से आया था? सबसे पहले बाजरे का बीज गुजरात के बान गांव से सन 1940 में आया था। लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्यौहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में सील बंद कर देते थे, मतलब पैक कर देते थे, और उसे कोयले के अंगारों पर उल्टा लटकाकर उन सब्जियों को पकाया जाता था। इसमें बताया गया है कि दामजी भाई ने बीजों को कैसे सुरक्षित रखा। दामजी भाई ने बीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुंदर मजबूत लकड़ी का एक बक्सा बनवाया और उसमें कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां बिछाईं। इस प्रकार उन्होंने बीजों को सुरक्षित रखा। भरते हैं, उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियू। गुजराती भाषा में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू बाय, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाय उतनी छाछ लो। ऊंधियों गुजराती भाषा में ऊंधियों का क्या मतलब होता है? इसका उत्तर होगा गुजराती भाषा में ऊंधियों का मतलब है उल्टा, अर्थात उल्टे मटके में रखकर पकाई गई सब्जी को गुजराती भाषा में ऊंधियों कहते हैं। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू बाय, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती।
सूत की कताई और बुनाई भी घर में चरखों और करघों पर ही की जाती थी। बच्चों, इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि सब्जियां खेतों में उगाई जाती थीं, जो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की सब्जियां वे अपने लिए उगाते थे और बाकी बची सब्जियों को दुकानदारों को बेच देते थे। और कपास भी थोड़ा बहुत उगाते थे, जो अपने दैनिक उपयोग के लिए कपड़े बनाए जाते थे। उनकी बुनाई घर में चरखों और करघों से की जाती थी। बताइए, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? हाँ, हमारे घर में रोटियां गेहूं के अनाज से बनती हैं। इस अगला प्रश्न, तुमने कभी ज्वार व बाजरे की रोटी खाई है? हाँ, हमने ज्वार की रोटी खाई है, बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? हमारे इलाके में गेहूँ, चना, मसूर, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाज उगाए जाते हैं। साग सब्जी में भी लौकी, गिलकी, भिंडी, करेला, तोरई आदि सब्जी उगाई जाती हैं। बदलाव, कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया कहते थे। कुछ दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह की फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों में हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की छुट्टी हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे, नई तरह के बीज हैं, अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं। इस पैराग्राफ में बताया गया है और हम समझेंगे कि खेती में बहुत बदलाव आ गए थे। बांध बनने से नहर का पानी आ गया था, जिससे सिंचाई होने लगी थी और ज्वार बाजरे के स्थान पर गेहूं और कपास उगाने लगे थे और बीज भी किसान बाजार से खरीदने लगे थे। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने की स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे न बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में नई नई चीज़ें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि दामजी भाई के बेटे हसमुख ने नए प्रकार से खेती करना शुरू किया। उसने नए औजारों से खेती की, बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर से खेती करने लगा, जो जल्दी होती थी, और नए सोच समझकर नए नए बीज बोने लगा था। इस प्रकार उसके दाम अच्छे मिलने लगे, बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर सकता। हम सोचते ही रह गए, एक ऐसी तरक्की हमारी और बैलों की तो छुट्टी हो गई। ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खेती में उन्नत और नए नए साधन आने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे और ट्रैक्टरों द्वारा खेती होने लगी थी। बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती, हसमुख की खेती में क्या अंतर देखे? दामजी भाई, इसका उत्तर होगा, दामजी भाई पुराने तरीके से खेती करते थे। उस समय सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, बीज भी उत्तम किस्म के नहीं थे। हसमुख के ज़माने में खेती का तरीका बिल्कुल अलग बदल गया था। अब बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर आ गए थे, सिंचाई के साधन बढ़ गए थे, उत्तम
बीज खाद दवाइयाँ मिलने लगी थीं। इस प्रकार फसलें उगाने लगे थे। हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। इस प्रकार हसमुख खेती करके और तरक्की कर सकता था, क्योंकि वह चाहता था कि नए नए साधनों से खेती करें और हम ज़्यादा फसल पैदा करें। इस प्रकार हसमुख अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता था। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर ज़मीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्ज में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे ज़मीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खेती जो कर रहे थे, हसमुख ने नए तरीके से खेती की तो उसमें सभी गांव के लोग एक ही तरह की फसल उगाने लगे, जिससे उन्हें बाज़ार में कम कीमत मिलने लगी और दवाइयाँ महंगी हो गईं। ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव करने से उनका कर्ज बढ़ने लगा और खेती महंगी पड़ने लगी। इस प्रकार उनका अपना घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ ने पूछा, बा दादाजी का पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने काम आएगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है जो उसके दादा ने, दामजी भाई ने जो बक्सा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, वह उसमें ट्रक को ठीक करने का सामान रखने लगा था। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या? आगे चलकर हसमुख की खेती करना बंद कर दिया था और वह ट्रक चलाने लगा था। उस खेती पर दूसरे लोग खेती करने लगे होंगे। अखबार में छपी रिपोर्ट पढ़ो, उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। यहाँ से कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये का कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को छोटा कर्ज न चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद दे चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। इस पैराग्राफ में बताया गया है किसान आत्महत्या क्यों करने लगे हैं। खेती में हुए घाटे के कारण और बैंकों का कर्ज, साहूकारों का कर्ज अधिक बढ़ने के कारण, वह चुका न पाने के कारण किसान आत्महत्या करने लगे हैं। देहरी गांव भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे पेड़ फल लगे थे। बाड़ी में घुसते हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार, जंगली घास फूस थी। कुछ पेड़ों की एक सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाली पौधे किस लिए, हमने पूछा। भास्कर भाई ने बताया, इन पौधों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती। इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे
खाद बन जाते हैं। बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। इसमें बताया गया है कि भास्कर भाई की बाड़ी में खरपतवार और सूखी ज़मीन से कैसे खाद बनाई जाती थी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से, केंचुओं से ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया, एक केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा। रसोई का सारा कचरा, फल सब्जी के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है। बाजारी खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फलों को चखा, मज़ा भी आया। उनका स्वाद अच्छा था। देसी खाद से फल पकाए गए, देसी खाद डाली जाती थी। और भास्कर भाई की बाड़े में खाद कैसे बनाई गई। भास्कर भाई ने अपने बाड़े में खाद जड़, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से बनाई थी। एक गड्ढा खोदते थे, उसमें केंचुओं को रखा जाता था और वहाँ पर जड़, पत्ते, शाखाएं भर देते थे। उसमें कचरा डालते रहते थे और ढक देते हैं। इस प्रकार भास्कर भाई ने देसी खाद बनाई। चित्र में दिखाई गई चक्की में क्या हो रहा है। चित्र में दिखाई गई चक्की में आटा पीसा जा रहा है और बाजरे की भुट्टों को तोड़ा जा रहा है। इनसे बाजरा निकाला जाता है। ओखली से कूटकर बाजरे को निकाला जाता है। छलनी से आटे को छाना जाता है। इस प्रकार आटे गूंथकर रोटियां बनाई जाती हैं। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोते हैं तो पूरे देश में बीज उपलब्ध नहीं होंगे। सबको एक ही समय पर सिंचाई के साधन नहीं मिलेंगे। ज़मीनों की उर्वरा शक्ति भी अलग अलग होती है, इसलिए कमज़ोर हो जाएगी। इस दृष्टि सभी किसान एक ही तरह की फसल नहीं उगाएं। वे एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो खेती घाटे का सौदा होगा। उन्हें बाज़ार में दाम कम मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1। अब इस पाठ के हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? हाँ, मेरे घर में रोटियां बनती हैं। घर में प्रायः रोटियां गेहूं के अनाज से बनती हैं। तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? हमारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियां डालकर रखते हैं। इसके अलावा दालों में नमक की डिल्लियां, पारद की गोलियां भी डाली जाती हैं। अनाज में पारद के अलावा कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है और उन्हें धूप में सुखाया जाता है। बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती, हसमुख की खेती में जैसे सिंचाई, ज़मीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर देखे? उत्तर होगा, दामजी भाई हसमुख की खेती में कई अंतर थे। दामजी भाई बैलों से खेती करते थे, पुराने तरीकों से खेती करते थे, हल बैलों से खेती करते थे और देसी खाद का उपयोग करते थे। सिंचाई के साधन भी कम थे और अपने यहाँ रखे गए बीज का इस्तेमाल करते थे। जबकि हसमुख ने खेती को आधुनिक तरीकों से खेती की। उसने अपने खेतों की ट्रैक्टर से जुताई की। उसने अच्छे बीजों को बाज़ार से खरीदकर अपने खेत में बोया। खेतों में नई प्रकार की खाद डाली, रासायनिक खाद, सिंचाई के लिए बिजली चलने वाला पंप लगवाया और उसने उन अनाजों की खेती छोड़ दी जिससे उनको कीमत अच्छी नहीं मिलती थी। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? यदि सभी किसान
एक ही तरह के बीज बोने लगें, फसल उगाने लगें तो स्थिति बहुत ही मुश्किल भरी हो जाएगी। इससे हम लोगों को तरह तरह की चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी और एक ही तरह की चीज़ खाकर हमारा स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि भोजन ज़िंदगी की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए ऐसी स्थिति में दुनिया बेस्वाद हो जाएगी और एक ही तरह की फसलें उगाने से उनको फसलों के दाम कम मिलेंगे, खेती घाटे का सौदा होगी। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसका उत्तर होगा अत्यधिक खाद और रसायनों के इस्तेमाल और एक ही फसल बार बार उगाने के कारण खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई थी। सभी किसानों द्वारा सिर्फ कपास उगाने के कारण उनकी कीमत भी कम मिल रही थी। हसमुख द्वारा लिए गए कर्ज न चुका पाने के कारण परेश खेती न करके ट्रक चला रहा था। धन्यवाद बच्चों। इसमें हमने बताया कि पुराने ज़माने में खेती कैसे की जाती है और अब खेती कैसे की जा रही है। इस प्रकार आगे की वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे।